हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, तागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। बी है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। सी है, रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। तथा डी है, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। देखिए इसकी व्याख्या, तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन है वो भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। अतः कथन बी है वो गलत है, क्योंकि इसने कहा है कि जो तागा मतलब धागा है वो पतले तंतुओं से मिलकर बना है। जो तंतु है वो रुई और जूट जैसे पादपों से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु है वो रेशम कीट के कोकून से बनते हैं। ऊन और रेशम ये दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो जूट है वो नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता। जूट का अलग पादप होता है जिसे हम पटसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्लैक्स, दूसरा है पॉलिएस्टर, तीसरा है नायलॉन, चौथा है एक्रिलिक, पांचवा है रेशम। उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो इसमें हमें संश्लेषित रेशे बताने हैं कि कौन से रेशे हैं वो संश्लेषित रेशे हैं। तो केवल 1, 2 और 3, या केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 5, केवल 2, 3 और 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3 और 4। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक ये संश्लेषित रेशे हैं। लेकिन रेशम है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, ये संश्लेषित नहीं किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। कपास, जूट को फ्लैक्स बोलते हैं, ये है पादप से मिलता है। तथा रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं उन तंतुओं को हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जो पादपों व जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, इन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है या ये मानव निर्मित है, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। पश्चिम बंगाल, केरल, असम या बिहार? तो इसके कोड देखिए, केवल 1, 2 और 3। बी नंबर ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4। सी है केवल 1, 3 और 4। डी है उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। पश्चिम भारत, बिहार और असम पटसन की खेती है वो मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में पटसन की खेती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। दूसरा है, पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। तीसरा है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
केवल 1, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, अर्थात सभी कथन हैं वो सही है। देखिए इसकी व्याख्या। सामान्यतः पटसन है उसको हम पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं। फसल कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। जल में डुबाने से तने इनके गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को अलग कर लिया जाता है। कटाई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से ये जो रेशे हैं वो पास पास आ जाते हैं और इनका धागा बन जाता है। चलिए तीसरे लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो ख़त्म हुए। अब बढ़ते हैं हम चौथे पार्ट की ओर, वस्तुओं की समूह बनाना। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिरका, तीसरा मिट्टी का तेल, चौथा है नींबू का रस। उपयुक्त में से कौन सा जल में विलेय है? केवल 1, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल या नींबू का रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस ये जल के अंदर विलेय है, लेकिन मिट्टी का तेल है वो जल के अंदर विलयशील नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ पदार्थ या गैस जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जल में विलयशील पदार्थ या गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलेय है। कुछ पदार्थ जल में घुलते नहीं हैं। ऐसे पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल जल में अविलयशील है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है स्टील की प्लेट, दूसरा है तेल लगा कागज, तीसरा है गत्ते का डिब्बा और चौथा है कांच। उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी है? बताइए। केवल 2, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 नंबर ही इसका सही आंसर है। तेल लगा कागज। देखिए कैसे, इसकी व्याख्या देखते हैं। वह पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच। लेकिन जिनके आर पार हम देख नहीं सकते वे पदार्थ अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे कांच है वो पारदर्शी है, लेकिन गत्ते का डिब्बा है और जो स्टील की प्लेट है वो अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। लेकिन ऐसे पदार्थ जिसकी आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से हम देख नहीं सकते उसे पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज है, उसके आर पार देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पारभासी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। दूसरा है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है, क्योंकि सारे पदार्थों के गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं लेकिन कुछ है वो अचमकदार होते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं
अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, नहीं एक पदार्थ से। इसने कहा है कि हमारे जो चारों ओर की वस्तुएं हैं वो सारे एक ही पदार्थ से बनी हैं, अतः ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो चलिए नेक्स्ट 5वां पार्ट है पदार्थों का पृथक्करण। ये सारे क्वेश्चंस है वो 6th क्लास के साइंस की बुक से दिए गए हैं। 5वें पार्ट का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है निष्पावन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है निस्यंदन। उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधि है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन, ये तीनों पृथक्करण की विधियां हैं। पृथक्करण की इनके अलावा कुछ और भी विधियां हैं, जैसे हस्तचयन, चालन, अवसादन, थ्रेशिंग और वाष्पन भी मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर डी है वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को अलग करने में किया जा सकता है। हमें पूछा था कि इनमें से गलत कथन कौन सा है या फिर इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि रेत और जल के मिश्रण में जो रेत के भारी कण है वो तली में बैठ जाते हैं। अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर अलग कर लिया जाता है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि चालन प्रक्रिया में चलने का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चलाकर अलग कर लिया जाता है, मतलब छान कर हम अलग कर लेते हैं। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं और इस क्रिया को हम निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर जो भारी अवयव है वो तली में बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः बी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि रेत और जल के मिश्रण में जो रेत के भारी कण है वो तो तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल का उड़ेलकर अलग किया जाता है। ये अवसादन की विधि नहीं है। अवसादन की विधि तो रेत के भारी कण है वो तली में बैठ जाते हैं, वो अवसादन की विधि है। लेकिन जल को उड़ेलकर जब अलग किया जाता है वो निस्तारण कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन था द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का उपयोग किया जाता है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पानी के अंदर अगर नमक को घोला जाता है तो नमक और पानी को हम वाष्पन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है संतृप्त विलयन, बी है असंतृप्त, सी है कोलाइडी विलयन, डी है जेल। ध्यान से सुनिए कि ऐसा कोई पदार्थ है जो एक सीमा के बाद उसमें और अधिक घोला नहीं जाए तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए संतृप्त विलयन।
कैसे, इसकी व्याख्या देखते हैं कि जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा को एक सीमा से अधिक नहीं घोल सकती वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो किसी पदार्थ के विलयन को जब गर्म करते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि विलयन का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो उसके कणों की है वो गतिशीलता भी बढ़ेगी। जैसे ही कण गतिशील होंगे तो वो एक दूसरे में मिल सकेंगे। इसे क्या कहेंगे? विलेयता कहेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन। चलिए इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।